तनय और तेज दिव्या को ऑफिस के गेट पर छोड़कर वो दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। दिव्या तज के ऑफिस पहुंचती है तो सब लोग उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। दिव्या को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो किसी से भी पूछ भी तो नहीं सकती थी अब आगे, क्योंकि उसकी यहाँ ऑफिस में अभी तक कोई दोस्त बनी नहीं थी और बनती भी कैसे। दिव्या एक ही दिन तो ऑफिस आई थी, फिर उसकी तज से शादी हो गई थी। दिव्या आज 2 दिन के बाद ऑफिस आ रही थी। दिव्या सबको उसे घूर कर देखना इग्नोर कर तज के प्राइवेट लिफ्ट में घुसकर तज के फ्लोर का बटन प्रेस करती है। तब उसे समझ आता है कि ऑफिस में सभी उसे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे थे। लिफ्ट में लगे ग्लास मिरर में दिव्या खुद को देखती है, जिसके मांग में सिंदूर लगा हुआ था और उसके गले में मंगलसूत्र, जिसे देखकर ही उसे ऐसे घूर रहे थे। और खुद को मिरर में एक सुहागन की तरह देखकर दिव्या स्माइल करने लगती है। दिव्या ने सिंपल सा फ्रॉक सूट पहन कर रखा था, मांग भर का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन रखा था। लिफ्ट टच के फ्लोर पर पहुंचती है तो लिफ्ट के खुलने पर दिव्या बाहर आकर तज के केबिन की ओर जाने लगती है। उसे यूं तज के केबिन की ओर जाते देख एक लड़की जो वहां से गुजर रही थी, वो दूसरी से बोलती है, यार 2 दिन पहले तो ये बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के आई थी और अब 2 दिन बाद इसने किससे शादी कर ली। दूसरी लड़की, अरे होगा कोई पैसे वाला, इसलिए तो इसने जल्दी से शादी कर ली। कहीं भाग जाता तो, या फिर पहले जो ये बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के आई थी, इसने सोचा होगा किसी को अपने जाल में फंसा लेगी, लेकिन जब कोई नहीं फंसा तो बेचारी को शादीशुदा लड़की की तरह आना पड़ा। कहते हुए दोनों लड़कियां एक दूसरे को हाई फाइव देती हैं। सभी की जुबान पर सिर्फ दिव्या ही नाम था। दिव्या तज के केबिन के बाहर पहुंचकर केबिन के डोर पर नॉक करती है। अंदर से तज की आवाज आई, कमिंग। दिव्या केबिन के अंदर चली जाती है, लेकिन तज अपनी चेयर पर बैठा दूसरे साइड फेस किया हुआ था। दिव्या जाकर तज के गले में बाहें डाल देती है। तज जो अपनी आंखें बंद किए बैठा था, वो दिव्या के स्पर्श से ही उसे पहचान जाता है और उसे आगे खींचकर अपनी गोद पर बैठाकर उसे गले से लगा लेता है। तब दिव्या को खुद से अलग कर फिर उसके पूरे चेहरे को बेतहाशा चूमने लगता है। दिव्या बस चुपचाप तज के गोद में बैठी रहती है, न उसे रोकती है न उससे कुछ कहती है। तज ने दिव्या को अपने सीने से लगाकर उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं है? दिव्या ने स्माइल करते हुए कहा, तनय और तेज ने उन्हें मुझे देखने ही नहीं दिया। वैसे एक तरफ तो आप कहते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो और दूसरी तरफ आप मुझे अपनी फैमिली से मिलने भी नहीं देते। क्या बात है मिस्टर तज, कहीं मुझे धोखा देने का तो कोई इरादा नहीं है ना? दिव्या की धोखा देने वाली बात सुन और उसकी फैमिली से दिव्या को न मिलाने वाली बात सुनकर तज को वो काली रात याद आने लगती है जब उसकी फैमिली की वजह से दिव्या उससे दूर हो गई थी। तज के कानों में आज भी सुहाना का नीचे गिरते हुए उसे आई लव यू कहना गूंज रहा था। तज दिव्या को इतने कसकर खुद में समेटे हुए था कि अब दिव्या को भी अपनी बॉडी में दर्द का एहसास होने लगा था। दिव्या को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तज सिर्फ दिव्या को खोने के नाम से ही किस कदर घबरा गया था। दिव्या अपने हाथ तज के बालों में रखकर उसे धीरे धीरे सहलाने लगती है और अपने ओंठ भी तज के ओंठों पे रखकर किस का रिलैक्स करने की कोशिश करने लगती है। अपने ओंठों पर दिव्या के ओंठों को महसूस कर तज अब थोड़ा रिलैक्स होने लगा और खुद भी दिव्या को किस में उसका साथ देते हुए उसकी ओंठों को किस करने लगता है।
दिव्या तच के निचले होठों को चूस रही थी तो तच दिव्या के ऊपर होठ को चूस रहा था। तच के हाथ अब दिव्या के पीठ पर चल रहे थे और उसे सहला रहे थे। दिव्या की बॉडी सिरहने लगी थी, लेकिन दिव्या अभी बहकना नहीं चाहती थी, इसलिए दिव्या खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है और इसी वजह से दिव्या की सांसें ज़्यादा फूलने लगती हैं। तच जल्दी से दिव्या को आज़ाद कर देता है। दिव्या तच के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और तच भी गहरी सांस ले रहा था। दोनों इतने पास थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को भिगो रही थी। तच दिव्या को नॉर्मल करने के लिए उसके पीठ को सहलाने लगता है। अभी तच जिस मीटिंग को कर कर आ रहा था वो पूरी तरह से भूलकर दिव्या के प्यार में डूबा हुआ था। दिव्या तच की गोद से उठकर उसके हाथ पकड़कर उसे चेयर से उठाकर बुक शेल्फ के पास ले जाती है और तच को वहां का सीक्रेट डोर खोलने के लिए बोलती है। तच बुक शेल्फ पर रखी मोटी सी रेड कलर की बुक को थोड़ा सा बाहर निकालता है, जिससे अभी जो दिव्या और तच के सामने जो दीवार थी वो स्लाइडर होकर सामने से हट जाती है। दिव्या तच को लेकर उस सीक्रेट रूम के अंदर जाती है तो सामने से रिमोट उठाकर तच उसमें से डोर को वापस से बंद करने का कोड दबा देता है तो डोर बंद हो जाता है। दिव्या तच के पहने हुए अपर कोट को उसके बॉडी से उतारकर साइड में रखे काउच पर रख देती है। फिर तच को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर लेटते हुए उसकी आंखों पर अपने हाथ रखकर कहती है, अब आप अपनी आंखें बंद कर कुछ देर के लिए सो जाइए। तच भी बस अपने दोनों हाथ दिव्या के कमर पर रख कसकर दिव्या को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर मानसी भी ऑफिस आ गई थी और आज मानसी सीधे मान के केबिन में चली जाती है। वहाँ कोई होता नहीं है तो मानसी मान को कॉल करती है, लेकिन मान मानसी का कॉल रिसीव नहीं करता तो मानसी रास्ता साफ देखकर मान के केबिन में फिर से कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन आज उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जो उसके काम आ सके। तो मानसी की नज़र डेस्क पर रखे लैपटॉप पर जाती है। मानसी ने खुद पर बुदबुदाई, उसे खोल कर देखूं क्या। मानसी लैपटॉप को ओपन करती है, लेकिन स्क्रीन ऑन होते ही पासवर्ड मांगने लगता है। अरे यार, ये पासवर्ड क्या है इसका? क्या मान का नाम हो सकता है? देखती हूँ डालकर। मानसी मान का नाम डालती है, लेकिन लैपटॉप नहीं खुलता है। ये तो नहीं खुल रहा, मतलब मान का नाम इसका पासवर्ड नहीं है। उनका बर्थडे क्या है मुझे तो पता ही नहीं। क्या होगा इस लैपटॉप का पासवर्ड? मानसी अपनी उंगली अपने दांतों के बीच दबाते हुए खुद से कहती है, तुम खुद हो इस लैपटॉप का पासवर्ड। मानसी वैसे ही अपनी उंगली दांतों के बीच दबाए हुए उस ओर मुड़ जाती है। पहले तो मान को अपने सामने देखकर मानसी डर जाती है कि कहीं मान को पता तो नहीं चल गया कि वो उसके केबिन में कुछ ढूंढ रही थी और लैपटॉप खोलने के पीछे उसका यही मकसद है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है मान भी मुझे ज्योति की तरह मार दे। मानसी जो अपने मुंह पर अपनी उंगली दबाए खड़ी थी, मान को वो ऐसे हाल में बहुत क्यूट लग रही थी। मान मानसी के पास जाकर उसके गाल पर चिमटी काट लेता है। क्या कर रहे हो? मानसी अपने गाल सहलाते हुए मान से कहती है, इस लैपटॉप को खोलने की चाबी तुम खुद हो। मान ने मानसी को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, मतलब? मानसी उसे ही देख रही थी। मतलब कि तुम्हारा नाम इस लैपटॉप का पासवर्ड है, डालकर देखो अपना नाम खुल जाएगा। मान जाकर सोफे पर लेट जाता है, पर तुम उसमें ढूंढ क्या रही हो? मान अपने हाथ मानसी की ओर बढ़ाकर पूछता है। मान के पूछने पर कि तुम उसमें ढूंढ क्या रही हो,
मानसी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। मानसी बात को टालने के लिए जल्दी से मान के अपने तरफ बढ़े हुए हाथ को पकड़कर उसके पास जाकर मानसी मान के ऊपर ही लेटते हुए बोली, कुछ ढूंढ नहीं रही थी, बस देख रही थी। आपसे एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा। मानसी ने अपनी डुंठी को मान के सीने पर टिकाते हुए कहा। हाँ पूछो, क्या पूछना है? मान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। मानसी ने कहा, ये जो बिजनेस के अलावा जो काम और आप बॉस करते हैं। मानसी की बात समझ रहा था कि मानसी किस काम की बात कर रही थी। वो काम तो बॉस का है, फिर आप उस काम में बॉस का साथ क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए ना, और हो सके तो बॉस को भी ऐसा काम छोड़कर सिर्फ अपना टेक्सटाइल का बिजनेस करे ना। वो सब छोड़ देना। जब दिव्या को बॉस के इन सब काम के बारे में तो पता चलेगा, उसको कैसे लगेगा? हाँ बोलो बोलो, आप चुप क्यों हैं? मानसी के चेहरे को थामते हुए उससे बोला, एक बात गौर से सुन लो, ये काम तच नहीं मैं करता हूँ। तच का साथ मैं नहीं, मेरा साथ वो दे रहा है, और जब तक मैं ये सारे काम पूरे नहीं कर लेता तब तक मैं ये काम नहीं छोड़ने वाला। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस दिन मेरा काम हो जाएगा उस दिन मैं ये सब काम छोड़ दूँगा और तुमसे शादी करके एक छोटी सी अपनी दुनिया बसाऊँगा, जिसमें सिर्फ तुम होगी, मैं होऊंगा और हमारे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, जिसमें एक लड़की होगी और एक लड़का होगा। छोटी सी फैमिली, हैप्पी फैमिली। मानसी को मान की बातें सुन अपने दिल में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसके आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगती हैं, और वहीं आंसू मान को मानसी के खुशी के आंसू लगते हैं। जैसे कि शादी की बात सुनकर मानसी इमोशनल हो गई होगी और रोने लगी। मान कसकर मानसी को अपने गले से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर कॉलेज में दीक्षा अपनी क्लास कर रही थी, तभी कॉलेज का प्यून आकर क्लास के प्रोफेसर जो क्लास ले रहे थे उनसे कहता है, दीक्षा मेरा कौन है? उनसे बाहर कोई मिलने आया है, वो दीक्षा को बुला रहे हैं। प्रोफेसर ने क्लास लेना रोक कर पूछा, आप सब में दीक्षा मेहरा जो भी हों वो बाहर जाएं, आपसे कोई बाहर मिलने के लिए आए हैं। दीक्षा अपनी जगह से उठकर प्रोफेसर को बताती है कि वही दीक्षा है, तो प्रोफेसर उसे जाने को कहते हैं। दीक्षा क्लास से निकलते हुए सोचती हुई कॉरिडोर में जा रही थी कि आखिर कॉलेज में उनसे मिलने कौन आ सकता है। दीक्षा बाहर कैंपस में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी दीक्षा के पीछे से प्यून आकर कहता है, वो जो कॉलेज के गेट के बाहर गाड़ी से लगकर खड़े हैं ना, वही आपको बुला रहे हैं। कॉलेज के गेट की तरफ जाने लगती है। उसे देखकर रॉकी के साथ कॉलेज कैंपस में खड़े लड़के ने उससे कहा, अरे रॉकी, ये इंडियन ब्यूटी हमारे कॉलेज में कहाँ से आई? तो रॉकी ने उसके जवाब में कहा, रोनित भाई, उस इंडियन ब्यूटी को देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसे खा नहीं सकते। रोनित कॉलेज स्टूडेंट का लीडर है, जो स्टूडेंट को लीड करते करते सही में खुद को बड़ा लीडर समझने लगा है, और रॉकी जैसे लड़के उसके चमचे हैं, तो वो और फूल कर गुब्बारा बना हुआ है। क्यों नहीं खा सकता हूँ उसे? ओए रॉकी, सुन, जो मज़ा इंडियन ब्यूटी को खाने में आता है ना, वो फिरंगियों को खाकर नहीं आता, समझा? दीक्षा गेट के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि सामने अखिल अपनी जीभ से टेक लगाकर खड़ा अपने सनग्लासेस को उसकी डंडी से पकड़कर घुमा रहा है। दीक्षा याद करते हुए खुद से बोली, इसे कहीं तो देखा है, पर कहाँ, ये याद नहीं आ रहा है। चलकर इसी से पूछ लेते हैं। दीक्षा अखिल के पास जाकर उसे आवाज़ देती है। लड़की की आवाज़ सुनकर अखिल उस ओर देखता है तो कुछ पल के लिए
उसी में कहीं खो सा जाता है और अपने मन में कहता है, कोई इतने साधारण कपड़ों में भी इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। अखिल दीक्षा को देखने में खोया रहता है तो दीक्षा उसके पास जाकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, आपने मुझे बुलाया। प्यून अंकल ने कहा है कि आप मुझसे मिलने आए हैं। क्या मैं आपको जानती हूँ? दीक्षा की चुटकी बजाने से अखिल अपने ख्यालों से बाहर निकल आता है और दीक्षा के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, आई एम CIB ऑफिसर अखिल अग्निहोत्री। दीक्षा अखिल का बढ़ा हुआ हाथ देखते हुए कहती है, पर आपको मुझसे क्या काम है और आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कहीं पर पहले भी मिले हैं। अखिल हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, हम पहले भी मिले हैं। तच्छा सुहाना की शादी में। तच्छा सुहाना की शादी सुन दीक्षा को तुरंत याद आता है कि उसके सामने खड़ा इंसान वही है जिसने दिव्या का कन्यादान किया था। दीक्षा अखिल को सही करते हुए कहती है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तच जीजू की शादी किसी सुहाना से नहीं, मेरी बहन दिव्या से हुई है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही हैं ना जिसने उसका कन्यादान किया है। अखिल हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, पर वो लड़की जिसका कन्यादान मैंने किया था वो कोई दिव्या नहीं, मेरी बहन, मेरी सोहू है, यानी कि सुहाना अग्निहोत्री है वो। दीक्षा अखिल की बात सुन उस पर भड़कते हुए बोली, वो कोई सुहाना नहीं है, वो मेरी दी दिव्या है और दिव्या को सुहाना बनाने की कोशिश भी मत करना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दीक्षा सीधे अखिल को धमकी देकर वापस कैंपस के अंदर चली जाती है। तभी रोनित दीक्षा के पास आकर उससे कहता है, हे ब्यूटी, व्हाट्स योर नेम। दीक्षा उसे एक नज़र देखकर साइड से होकर जाने लगती है, लेकिन रोनित फिर से दीक्षा के आगे आकर उसे गंदी तरह से छूने लगता है तो दीक्षा का पारा तो पहले ही अखिल के दिव्या को सुहाना कहने पर चढ़ा हुआ था। अब रोनित ने उसे ऐसे छूने पर फट पड़ता है और दीक्षा रोनित को खींचकर सबके सामने थप्पड़ मार देती है। दीक्षा के रोनित को थप्पड़ मारने से पूरे कैंपस में सन्नाटा पसर जाता है और सभी जो वहां से गुजर रहे थे या खड़े थे दीक्षा को देखने लगते हैं तो वहीं रोनित का चेहरा एक साइड को झुक जाता है। स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। एक स्टूडेंट ने दूसरे से कहा, इस लड़की ने रोनित को थप्पड़ मारा है तो अब रोनित इस लड़की के साथ क्या करेगा। दूसरे स्टूडेंट ने कहा, बेचारी, अब तो रोनित इसे कॉलेज से निकलवा देगा, बेचारी का करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर देगा। रोनित गुस्से से गरजते हुए अपना चेहरा ऊपर करते हुए बोला, साली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे रोनित को थप्पड़ मारा। तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा हूँ, मैं स्टूडेंट का लीडर हूँ और तूने मुझे थप्पड़ मारा। कहते हुए रोनित दीक्षा के बाल पकड़ने वाला होता है कि तभी पीछे से अखिल आकर के रोनित का हाथ पकड़ लेता है। अखिल के रोनित के हाथ पकड़ने पर रोनित और बौखला जाता है और अखिल से अपना हाथ झटके से खींचकर छुड़ा लेता है। रोनित अखिल को घूर कर देखता है कि आखिर ये कौन है जिसने कॉलेज में उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत की है। अखिल ने कहा, ना ना ना, ऐसी गलती मत करना, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, लड़कियों की इज्जत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ऐसे उनके बाल नहीं खींचते। कौन है बे तू और मेरे कॉलेज में आकर मेरा ही हाथ पकड़कर मुझे ही ज्ञान दे रहा है? तू बचाएगा इसे मुझसे? इसने मुझ पर रोनित साइकिल पर हाथ उठाया है। कौन है तू जो मेरे सामने खड़े हो रहा है? कहते हुए अखिल को दीक्षा के पीछे करते हुए रोनित अखिल के मुंह पर एक मुक्का मार देता है। अखिल
इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए अचानक से मुंह पर मुक्का पड़ने से अखिल सीधे जमीन पर गिर जाता है और रोनित के अखिल के मुंह पर मारने से अखिल के होंठों के किनारे से खून निकलने लगता है। अखिल, जिसने जैकेट पहना हुआ था, उस पर नीचे गिरने से मिट्टी लग जाती है। अखिल रोनित की तरफ देखते हुए एक तिरछी मुस्कान देता है और 2 बार अपने चेहरे को ना में हिलाता है। फिर दीक्षा, जो अखिल को मार खाते देख घबरा गई थी, उसे देखते हुए कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। अखिल जैकेट की मिट्टी झड़ाते हुए ऊपर उठते हुए बोला, वैसे तो मैं हूँ तेरा बाप और बाप पर बेटे हाथ नहीं उठाते, और रही दीक्षा को दिखाते हुए इसे बचाने की बात, तो बेटा इसे तो मैं बचा लूँगा, तू अपनी सोच, तुझे मुझसे कौन बचाएगा। आखिर रोनित की कॉलर को पकड़ता है और उसके चेहरे पर एक के बाद एक मुक्के से मारने लगता है। अखिल गुस्से से रोनित को दे दनादन पीटे जा रहा था और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई आकर अखिल को रोनित से अलग कर सके। रोनित को मार खाते देख रॉकी वहां से रफू चक्कर हो गया था। ये क्या हो रहा है मेरे कॉलेज में? पीछे से कॉलेज के प्रिंसिपल के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अखिल फिर भी रुकता नहीं है और रोनित को मारते रहता है। रोनित खुद को अखिल से छुड़ाने की और अखिल पर पलटकर वार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे कॉलेज में? छोड़ो एक दूसरे को। प्रिंसिपल खुद आकर अखिल को दूर ढकेलते हुए रोनित को उससे अलग करते हैं। प्रिंसिपल रोनित के मुंह पर लगी चोट देखते हुए अखिल की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, कौन हो तुम और मेरे कॉलेज में आकर ये मारा मारी क्यों कर रहे हो? अखिल ने कहा, देखिए सर, आपका स्टूडेंट इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। नो सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। रोनित सारा इल्ज़ाम अखिल पर डालते हुए कहता है, सर यही हमारे कॉलेज में आकर लड़कियों को छेड़ रहा था, तो इसे रोकने आया था तो ये मुझे पीटने लगा। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। दीक्षा के बोलने पर प्रिंसिपल रोनित को देखता है, जिसके मुंह से खून निकल रहा था और चेहरे पर भी कई जगह अखिल के मारने से कट लग गया था। फिर सारे स्टूडेंट से प्रिंसिपल सब की तरफ देखते हुए कहते हैं, गो बैक टू योर क्लासेस और तुम तीनों मेरे कैबिन में आओ। कहते हुए कैंपस से चले जाते हैं। रोनित ने अखिल को उंगली दिखाते हुए कहा, अब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे दुश्मनी मोड़ ली है। ज़्यादा चपड़ किया ना तो इसे भी तोड़ दूंगा। अखिल रोनित की उंगली को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, तो रोनित प्रिंसिपल के पीछे भागते हुए चला जाता है। अखिल ने दीक्षा से कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। हुआ नहीं है तो आगे होगा भी नहीं क्या? प्रिंसिपल ने अपने केबिन में बुलाया है, पता नहीं अब क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। कहते हुए दीक्षा फिर कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचती है। उसके पीछे पीछे उसे बड़बड़ाते हुए देख अखिल भी मुस्कुराते हुए चलने लगता है। प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल अखिल पर चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम और बाहर से आकर इस कॉलेज में आकर मारपीट कर रहे हो? अखिल ने कहा, देखिए सर, कॉलेज के अंदर या बाहर कहीं भी कोई किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो मैं ऐसे ही उसे मारूंगा। लेकिन सर, दीक्षा कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन अखिल उसे इशारे से चुप करवाते हुए कहता है, तो आप मुझे अरेस्ट करवाएंगे? प्रिंसिपल ने कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम रोनित से सॉरी बोल देते हो तो मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, लेकिन अगर तुम सॉरी नहीं बोलते हो तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। आप पुलिस को बुला लीजिए, मैं भी देखता हूँ कि आप मुझे कैसे अरेस्ट करवाते हैं। अखिल प्रिंसिपल से मुस्कुराते हुए कहता है। प्रिंसिपल अब फुल पावर में आ जाता है और पुलिस को कॉल कर
कॉलेज में फाइट हुई है। कंप्लेंट दर्ज कराकर कॉलेज में बुला लेता है। अखिल प्रिंसिपल के डेस्क के पास लगे चेयर को अपने साइड घुमाकर अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाते हुए बैठकर पुलिस के आने का वेट करने लगता है। अखिल के बिहेवियर से प्रिंसिपल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है, जिसमें एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल होते हैं। इंस्पेक्टर प्रिंसिपल की बात करता है और प्रिंसिपल अखिल को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहा, जाओ उसे अरेस्ट करो। दीक्षा सिर्फ वहां खड़ी तमाशा देख रही थी, क्योंकि अखिल ने उसे कुछ भी कहने के लिए रोक दिया था। 2 कांस्टेबल अखिल को अरेस्ट करने के लिए आगे आते हैं। एक मिनट। अखिल कांस्टेबल को हाथ दिखाकर रोकते हुए उससे कहता है, तुम मुझे अरेस्ट करने वाले हो? इंस्पेक्टर ने अकड़ कर कहा, हाँ तो। अखिल ने कहा, लेकिन किस बिहाल्फ पर? इंस्पेक्टर ने कहा, प्रिंसिपल ने तुम्हारे खिलाफ इनके साथ बदतमीजी करने और कॉलेज में घुसकर स्टूडेंट के साथ मारपीट करने की एफआईआर दर्ज करवाई है, इसलिए मुझे अरेस्ट किया जाता है। अखिल ने कहा, लेकिन इनके साथ दीक्षा की तरफ उंगली दिखाते हुए पॉइंट किया। बदतमीजी तो इसने रोनित को दिखाते हुए किया, तो आप इसे अरेस्ट करिए, मैं तो इन्हें बचाया है। इंस्पेक्टर ने अब तैश में आते हुए कहा, पुलिस तू है या हम? तू हमसे जमान लड़ाएगा? कहते हुए इंस्पेक्टर खुद अखिल को अरेस्ट करने के लिए आगे आता है। लेकिन इंस्पेक्टर अखिल को छू भी पाता कि उससे पहले ही उसकी आंखों के आगे एक कार्ड झूलने लगता है और उस कार्ड को देखकर उसमें लिखे नाम को पढ़कर तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े होकर अखिल को सैल्यूट करता है। इंस्पेक्टर को सैल्यूट करते देख वो दोनों कांस्टेबल भी तुरंत अखिल को सैल्यूट करते हैं। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। आपको पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मिस्टेक हो गया। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सर। इंस्पेक्टर लगभग गिड़गिड़ाते हुए अखिल से माफ़ी मांगता है। इंस्पेक्टर को अखिल के सामने गिड़गिड़ाते देख प्रिंसिपल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान आखिर है कौन, और रोनित भी यही सोच रहा था कि आखिर उसे मारने वाला इंसान कौन है। आखिर रोनित की तरफ दिखाकर इसने इनके साथ दीक्षा को दिखाते हुए बदतमीजी की है। ले जाओ इसे, और आइंदा से कभी भी अगर अपनी ड्यूटी करनी है तो ईमानदारी से करना, नहीं तो नहीं करना। नहीं सर, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करूंगा सर। कहते हुए इंस्पेक्टर जल्दी से जाकर रोनित को खुद पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? उसे पकड़ो, वो कॉलेज में घुसकर मारपीट कर रहा था। रोनित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। इंस्पेक्टर रोनित को लगभग खींचते हुए कहता है, तुझे पता भी है ये सर कौन है? वो सीबीआई ऑफिसर अखिल अग्निहोत्री हैं। इनके सामने एक लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो जेल तो जाना ही पड़ेगा ना। कहते हुए इंस्पेक्टर रोनित को प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर ले जाता है। प्रिंसिपल अखिल के बारे में जानकर अब उसे देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अखिल प्रिंसिपल के पास आता है और उसके कॉलर सही करते हुए धमकी भरे लहजे में उससे कहता है, अगर आगे से ऐसे लड़कों को बचाने के लिए किसी और को फंसाया तो तुम इस प्रिंसिपल की कुर्सी को तो भूल ही जाना और जेल की चक्की अलग से पीसोगे, समझे? कहते हुए अखिल प्रिंसिपल की कॉलर को छोड़कर वहां से जाने लगता है तो प्रिंसिपल रुमाल निकालकर अपने माथे पर पसीना पोंछने लगा। अखिल फिर से प्रिंसिपल की तरफ मुड़कर उससे बोला, और हाँ, कॉलेज में इनके साथ दीक्षा को दिखाते हुए आगे कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सोच ले। नहीं सर, मैं खुद इनका ध्यान रखूंगा कि इनको कॉलेज में आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिंसिपल की तरफ मुड़कर उससे बोला, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप सीधे मेरे पास आइएगा, मैं खुद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा।
अखिल आगे बढ़कर सीधे दीक्षा का हाथ पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। अखिल ने इतने जल्दी में दीक्षा का हाथ पकड़ा था कि दीक्षा उसे रोक भी नहीं पाई थी। अखिल दीक्षा को ऑफिस से बाहर लाकर उसके हाथ पर जब अपना हाथ देखता है तो उसे अपने मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। दीक्षा जो अब होश में आती है तो वो कहाँ है और उसका हाथ किसी लड़के ने पकड़ रखा है, तो दीक्षा जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचने लगती है, लेकिन अखिल के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाती है। दीक्षा ने अखिल से कहा, सुनिए मेरा हाथ। दीक्षा अपनी नज़रों से ही अखिल को अपने हाथ की तरफ इशारा कर दिखाती है। सॉरी कहते हुए अखिल दीक्षा का हाथ छोड़ देता है और अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर दीक्षा को देते हुए उससे कहा, ये मेरा कार्ड है, कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे कॉल कर बुला सकती हो। दीक्षा बिना कुछ कहे बस कार्ड लेकर थैंक यू कहते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है और अखिल दीक्षा को देखने लगता है, लेकिन दीक्षा वापस अखिल के पास आकर उससे बोली, आपके होंठों से खून निकल रहा है। अखिल अपने दूसरे साइड के होंठ के किनारे को अपनी उंगली से टच कर देखते हुए दीक्षा से पूछा, कहाँ? तो दीक्षा अपनी उंगली से अखिल के होंठों के किनारे पर लगे खून को पोंछकर अखिल को अपनी उंगली दिखाती है। अखिल ने दीक्षा की देखकर अपनी उंगली से अपने होंठ छूते हुए बोला, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, आदत है मुझे इन सब की। तने जो 5 मिनट पहले ही कॉलेज में एंटर हुआ था, उसे कॉलेज में हुए हंगामे के बारे में पता चलता है कि रोनित ने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है और किसी बाहर के लड़के ने कॉलेज में आकर रोनित को बहुत मारा है। रोनित की मार खाने वाली बात सुनकर तनय और तेज खुश थे, लेकिन किस लड़की के साथ रोनित ने बदतमीजी किया था उन्हें ये पता नहीं चल रहा था। तनय आगे बढ़ ही रहा था कि प्रिंसिपल के केबिन के बाहर दीक्षा के हाथ को पकड़े अखिल को बाहर आते देखकर तनय का पारा चढ़ जाता है, लेकिन जब दीक्षा को खुद अखिल के होंठों को छूते देखता है तो तनय का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। तभी दीक्षा अपनी रुमाल निकालकर अखिल को देखकर लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है। तनय अखिल की ओर आगे बढ़ता है तो तेज उसे रोकते हुए कहता है, तो दीक्षा के पास जा, उसे बातें कर, मैं देखता हूँ इसे। तनय दीक्षा के कमर को पकड़कर उसे अपने से चिपकाते हुए उससे पूछता है, कौन था वो लड़का? उसने तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ा और तुमने उसके होंठों को कैसे छुआ? तुमने रोका क्यों नहीं है उसे? बोलो दीक्षा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो कौन था वो लड़का? दीक्षा बिना कुछ बोले खुद को तनय से छुड़ाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तनय ने दीक्षा के हाथ को कसकर पकड़कर फिर से अपने पास खींचते हुए पूछा, दीक्षा मेरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन था वो लड़का? तनय के मुंह से बार बार एक ही सवाल सुनकर तनय को गुस्सा आ जाता है कि तनय उस पर शक कर रहा है, तो दीक्षा उसे खुद से दूर ढकेल कर उससे कहती है, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके यह बताइए कि आपको कहानी कैसी लगती है, क्योंकि आप लोगों से ही हमें आगे की कहानी बनाने में प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं।